गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा नाउन का नेक्स्ट सेशन है और इसका नाम है केसेस। नाउन में अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं, नंबर्स यानी सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है, राइट। और इसके अलावा आपने नाउन में पढ़ा है टाइम मनी डिस्टेंस, और आज हम बात करेंगे केसेस की। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आज हम बात करेंगे केसेस की। सो हेडिंग लिखिएगा केसेस। आराम से धीरे धीरे कंसेप्ट को समझिए। इंग्लिश में 3 तरीके के केसेस होते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव, नंबर 2 एक्यूजेटिव एंड नंबर 3 पजेसिव। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका नॉमिनेटिव केस, सेकंड है आपका एक्यूजेटिव केस एंड थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस। एक्यूजेटिव केस को आप ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस एक ही बात है। और आप नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। पेन डाउन करिए, लिख लीजिए आप इन्हें। सो इंग्लिश में 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, एक ही बात है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। दूसरा है एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है पजेसिव केस। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, जब भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, राम इज गोइंग टू द मार्केट। अब यहां देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम यहां पर कौन सा केस कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस? क्लियर है? ये राम क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। और यही इसकी डेफिनेशन है कि जब भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का क्या बन जाए? सब्जेक्ट बन जाए। क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर बैठा हुआ है तो इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस, राइट। अब कभी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाए। ऑब्जेक्ट कैसे बन जाए? जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, आई सॉ राम, मैंने राम को देखा। आई सॉ हुम, किसको देखा? राम को देखा। यानी कि मेन वर्ब से जब हु या हुम का आंसर मिलता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी आई सॉ राम, तो यहाँ पर राम कहाँ पर बैठा हुआ है? ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा हुआ है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर बैठा हुआ है तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आप ऑब्जेक्टिव केस कह लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए एक्यूजेटिव केस, एक ही बात है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कह लीजिए या फिर एक्यूजेटिव केस कह लीजिए, एक ही बात है। और इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो आता है पजेसिव केस से। ये आपके सारे जो क्वेश्चन बनते हैं ये तो चलो आपको पता होना चाहिए। जब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। लेकिन यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो पजेसिव केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पजेसिव केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग लगा लीजिएगा पजेसिव केस। हेडिंग लिख लीजिए पजेसिव केस। सबसे पहले हम बात करेंगे पजेसिव केस के फॉर्मेशन की। पजेसिव केस के फॉर्मेशन की। पजेसिव केस का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है। नंबर 1 अपोस्ट्रोफी एस लगा करके एंड नंबर 2 ऑफ लगा करके। 1 या 2 बार आप ज़रूर पढ़िएगा इस कंसेप्ट को। जो आज केसेस वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया है इसको 1 या 2 बार ज़रूर आपको पढ़ना है। तो पजेसिव केस का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके एंड ऑफ लगा करके। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम करते हैं लिविंग बींग्स के साथ।
अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के साथ, जबकि ऑफ का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग बींग्स के साथ। जिन बच्चों को नहीं पता लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स क्या होता है, लिविंग बींग्स होता है सजीव, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं उसके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं। लिख लीजिए पहले आप इसे। अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैंने लिख दिया अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया राम्स ऑफिस, वहीं पर मैंने लिख दिया टेबल्स लेग, फिर मैंने लिख दिया मदर्स किचन, फिर मैंने लिख दिया रूम्स रूफ, फिर मैंने लिख दिया ब्रदर्स डायरी। अब आप चेक करके बताइए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। पहला है राम्स ऑफिस, दूसरा है टेबल्स लेग्स, तीसरा है मदर्स किचन, फोर्थ है रूम्स रूफ एंड फिफ्थ है ब्रदर्स डायरी। अब यहाँ देखिए ये है सजीव यानी लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, राम का ऑफिस, पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, या फिर मैं कह सकती हूं अथॉरिटी। ये बात क्लियर है? अधिकार दर्शाना, तो अधिकार कैसे दर्शाया, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके आपने क्या कह दिया, राम्स ऑफिस, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गया। वहीं पर मैंने लिखा टेबल्स लेग्स, टेबल तो निर्जीव है, निर्जीव के साथ ये नहीं यूज होगा, तो आप क्या लिखेंगे, लेग ऑफ टेबल, लेग ऑफ टेबल। फिर मम्मी की किचन, मम्मी सजीव हैं यानी लिविंग बींग्स हैं, तो यहाँ पर मम्मी की किचन बिल्कुल राइट हो गया। फिर आप देखिए रूम्स रूफ, कमरे की छत। अब कमरे की छत है तो कमरे की छत ये गलत है लिखना, क्योंकि रूम क्या हो गया, निर्जीव हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, रूफ ऑफ रूम। अगर आप आर्टिकल द लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, रूफ ऑफ रूम, ठीक है। फिर ब्रदर्स डायरी, ब्रदर की डायरी, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार या फिर अथॉरिटी। ये दो तरीके से फॉर्मेशन होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके एंड ऑफ लगा करके। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के साथ यानी कि सजीव के साथ, एंड ऑफ का यूज़ करते हैं आप नॉन लिविंग बींग्स के साथ यानी कि निर्जीव के साथ। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट अभी तक समझाया है कि पजेसिव केस आखिर होता क्या है, लेकिन अब इससे जुड़े हुए हम रूल्स की चर्चा करेंगे, एक एक करके रूल्स देखेंगे। यहाँ देखते हैं रूल नंबर 1, एक एक करके हम रूल्स की चर्चा करेंगे। हेडिंग लगा लीजिए रूल्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है डबल पजेसिव केस इज अवॉइडेड in English. डबल पजेसिव केस इज अवॉइडेड इन इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सेंटेंस में दो बार पजेसिव केस का यूज कभी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि एक ही सेंटेंस में दो बार पजेसिव केस का यूज कभी नहीं होता। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया, दिस इज माई फादर्स फ्रेंड्स कार। चेक करिए क्या इस सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये भी पजेसिव केस है, ये भी पजेसिव केस है, और एक ही वाक्य में दो बार पजेसिव केस आते नहीं हैं। फादर भी लिविंग बींग है, फ्रेंड भी लिविंग बींग है, उस नाते तो ये राइट होना चाहिए, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हो गया गलत। सो दिस इज़ माई फादर्स फ्रेंड्स कार नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है, ये मेरे पापा के दोस्त की गाड़ी है। अब इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, दिस कार इज़ ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। क्या लिखेंगे, दिस कार इज़ ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप बैक स्लाइड में देखिए, राम्स ऑफिस भी ठीक है एंड ऑफिस ऑफ राम भी ठीक है।
ऑफिस ऑफ राम भी ठीक है, यानी कि सजीव के साथ ऑफ लगाना भी राइट है और अपोस्ट्रोफियस लगाना भी राइट है, याद रहेगा सबको। राम्स ऑफिस भी राइट है, इसी तरीके से डायरी ऑफ ब्रदर भी राइट है, किचन ऑफ मदर भी राइट है, राइट। अब यहाँ देखिएगा, दिस इज़ माई फादर्स फ्रेंड्स कार, ये सेंटेंस 100% हो गया है गलत, क्योंकि एक ही वाक्य में 2 बार पॉजेसिव केस नहीं आते हैं। और दिस कार इज ऑफ माई फादर्स फ्रेंड, ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल राइट। अब आपके पास पॉजेसिव केस एक ही बार है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हम 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, एक तो एरर कहाँ है और दूसरा करेक्शन कहाँ है। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट वॉज हिज ब्रदर्स अंकल्स लाइब्रेरी, वो उसके ब्रदर के अंकल की लाइब्रेरी है। क्वेश्चन राइट होगा या रॉन्ग होगा? आप कहेंगे मैडम ये तो क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में 2 बार पॉजेसिव केस नहीं आता, इसको कर दीजिए क्रॉस। तो फिर आप करेक्ट आंसर क्या देंगे? दैट लाइब्रेरी was that library was of his brother's uncle, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। दैट लाइब्रेरी वॉज ऑफ हिज ब्रदर्स अंकल, ये उसके ब्रदर के अंकल की लाइब्रेरी है। तो बहुत निश्चित तौर से क्लियर हो गया। आई रिपीट, पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन 2 तरीके से, अपोस्ट्रोफी लगा करके एंड ऑफ लगा करके। अपोस्ट्रोफी का यूज़ लिविंग बींग्स के साथ यानी कि सजीव के साथ, और ऑफ का यूज़ करते हैं हम निर्जीव के साथ, ठीक है। और अपोस्ट्रोफियस का यूज़ हम लिविंग बींग्स के साथ भी कर सकते हैं और ऑफ का यूज़ भी हम लिविंग बींग्स के साथ कर सकते हैं। पहला नियम आपने देखा कि एक ही वाक्य में 2 बार पॉजेसिव केस कभी भी यूज़ होता नहीं है। अब आप इसका अपवाद देखेंगे, एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन का मतलब जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें अपवाद भी पढ़ते हैं। वी यूज डबल पॉजेसिव केस विथ कंजंक्शन एंड। हम 2 बार पॉजेसिव केस का यूज़ कंजंक्शन एंड के साथ कर सकते हैं, लिख लीजिए। हम 2 बार पॉजेसिव केस का यूज़ कंजंक्शन एंड के साथ कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको 3 कंडीशन समझा रही हूँ। जैसे मैंने लिखा, दीज आर सोहन्स एंड मोहन्स, दीज आर सोहन्स एंड मोहन्स बुक्स। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कंडीशंस लिख रही हूँ इसमें भी मैं। दीज आर सोहन्स एंड मोहन बुक्स। ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, दिस इज सोहन एंड मोहन्स बुक। और इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, दिस इज सोहन्स एंड मोहन बुक। लिख लीजिए पहले आप इसे। इन चारों क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे।
ये चारों ही तरीके से एग्जामिनर आपसे एरर पूछता है। अब देखिए ज़रा, आपने लिख लिया होगा। अब कंजंक्शन एंड के साथ यहाँ देखिए किताबें कितनी हैं, कम से कम दो तो होंगी ही, इसीलिए दीज आर लिखा है। जब किताबें दो हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, सोहन एंड मोहन पर, क्योंकि बुक्स है तो बुक्स प्लूरल हो जाएगा। तो इस नाते ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो किताबें हैं लेकिन अपोस्ट्रोफी एस एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चेक करिए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। बुक्स कम से कम दो हैं तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा कि ये किताबें सोहन की एंड मोहन की हैं। बट अगर किताबें दो हैं और एक पर ही आप अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट है, क्वेश्चन नंबर 2 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि किताब कितनी है, एक है, दिस है, और वहाँ पर देखिए बुक लिखा है, तो दिस मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। अब जब किताब एक है तो मतलब ये दोनों की नहीं हो सकती, तो ऐसी कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस पहले वाले पर कभी भी नहीं आता है, पहले वाले पर कभी भी नहीं आता है। जब बुक एक है तो अपोस्ट्रोफी एस हमेशा बाद वाले पर आएगा। इस नाते ये क्वेश्चन राइट होगा और ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर किताबें या जॉइंट अकाउंट या कोई भी चीज़ जो प्लूरल है तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, एक के साथ नहीं आएगा। अगर बुक एक है या कोई भी वस्तु एक दे रखी है तो पहले वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा कभी भी, हमेशा बाद वाली नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। अपोस्ट्रोफी एस मतलब अधिकार शो करता है, अपोस्ट्रोफी एस मतलब कि अधिकार का शो करना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों पर अपोस्ट्रोफी एस था तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर एक पर अपोस्ट्रोफी एस था तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बाद वाली नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस है तो ये राइट हो गया, जबकि पहले वाली पे कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। मुझे उम्मीद है आपका पहला रूल एकदम अच्छे से पक्का हो गया होगा। तो जैसे जैसे आप बेसिक पढ़ते जाते हैं कुछ एडवांस के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कुछ एडवांस के रूल्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक तो ये था कि एक ही वाक्य में डबल अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, और इसका अपवादित केस है, एक्सेप्शनल केस है कि एक ही वाक्य में दो बार अपोस्ट्रोफी एस आता है कंजंक्शन एंड के साथ। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि सम फिक्स फ्रेजेस इन इंग्लिश some fixed phrases in English, some fixed phrases in English take apostrophe s। कुछ फिक्स फ्रेजेस इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस लेती है, हालांकि वो नॉन लिविंग बीइंग होती हैं, जैसे अ वीक्स हॉलीडे, जैसे फॉर्च्यून्स फेवरेट। फॉर्च्यून्स फेवरेट होता है जिसका भाग्य अच्छा हो, फॉर्च्यून्स फेवरेट होता है जिसका भाग्य अच्छा हो। नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ प्रकृति का नियम। इसी तरीके से इंडियाज हीरो, इंडियाज हीरो, ठीक है। फॉर्च्यून्स फेवरेट, नेचर्स लॉ, इंडियाज हीरो। अ ईयर्स टाइम, ये फिक्स फ्रेजेस होती हैं। अ ईयर्स टाइम,
1 साल का समय। ये नॉन लिविंग होने के बावजूद भी इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है ना। ऑफ का यूज़ नहीं होता, इनको याद रखना पड़ेगा। इनके साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी एस का होगा और इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। अ डेज मार्च, अ डेज मार्च। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि आप ये भी कह सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, या आप एक सीधे सीधे डेफिनेशन बात कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, या फिर हम बात करते हैं टाइम की, या फिर हम बात करते हैं वेट की, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है, हालांकि ये नॉन लिविंग बीइंग है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, अ टन्स वेट। मैंने क्या लिख दिया, अ टन्स वेट, तो यहाँ पर ये राइट है। जैसे मैंने लिख दिया अ किलोमीटर्स डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये भी राइट है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया अ ईयर्स टाइम, समय के लिए लिख दिया अ ईयर्स टाइम। तो ज़रूरी नहीं है कि यही फिक्स फ्रेजेस हों, ऐसी कोई भी फ्रेजेस जिसमें कि डिस्टेंस, टाइम या वेट हो, तो उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैडम इनके साथ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, दिस ईयर्स रिजल्ट इज स्टिल पेंडिंग। दिस ईयर्स रिजल्ट इज स्टिल पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, he will be promoted, you will be promoted, you will be promoted in a, you will be promoted in a year's time। आप 1 साल के अंदर अंदर प्रमोट कर दिए जाएंगे। दिस इज ओनली अ डेज मार्च। क्वेश्चन नंबर 3, this is only a day's march। ठीक है, दिस इज ओनली अ डेज मार्च। मार्च का दिन होता है ना, मार्च करते हैं, परेड जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने लिख दिया, टॉम इज फॉर्च्यून्स फेवरेट। टॉम इज फॉर्च्यून्स फेवरेट। टॉम इज फॉर्च्यून्स फेवरेट। इसी तरीके से मैंने लिख दिया, वी आर ऑन अ वीक्स हॉलीडे। वी आर ऑन अ वीक्स हॉलीडे। अब एक एक करके ज़रा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ये ईयर्स है, जबकि नॉन लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस कभी लगता नहीं है, तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। आप क्या लिखेंगे, द रिजल्ट ऑफ दिस ईयर इज स्टिल पेंडिंग। ये लिखेंगे आप, द रिजल्ट ऑफ दिस ईयर इज स्टिल पेंडिंग। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये ईयर्स था, अपोस्ट्रोफी एस लगता नहीं है नॉन लिविंग बीइंग के साथ, जबकि यहाँ पर अ ईयर्स टाइम एक फिक्स फ्रेज है। क्योंकि ये फिक्स फ्रेज है इसीलिए क्वेश्चन करेक्ट हो गया, क्योंकि ऊपर वाला फिक्स फ्रेज नहीं था तो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, राइट। दिस इज ओनली अ डेज मार्च, ये भी क्या है, एक फिक्स फ्रेज है, अ डेज मार्च। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ डेज मार्च फॉर्च्यून्स फेवरेट होता है जब किसी का भाग्य अच्छा हो, जैसे टॉम इज़ फॉर्च्यून्स फेवरेट, टॉम का भाग्य बहुत अच्छा है, तो फॉर्च्यून्स फेवरेट एक फिक्स फ्रेज है, नॉन लिविंग बीइंग होने के बावजूद भी यहाँ पर हम इसको करेक्ट करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम सिर्फ यही फिक्स फ्रेजेज हैं या और भी हैं?
जैसे जैसे आप इंग्लिश को आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे कि आपको कुछ ना कुछ फ्रेजेस या कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। अ वीक्स हॉलीडे समय की बात है, समय के साथ अपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल राइट है। तो ये हुआ आपका रूल नंबर 2। अच्छा, अब देखो एक चीज समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको राम की बुक लिखना था तो आपने राम्स बुक लिख दिया, राइट। बट बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो एस से एंड होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कालिदास, राइट, जैसे मैंने लिख दिया जेम्स। फिर अब क्या करेंगे, इनका अपोस्ट्रोफी एस कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया कीट्स, ये नाम है, राइट, जेम्स हो गया, पेरिस हो गया, ये नेम है। अब इनका अपोस्ट्रोफी एस कैसे बनाओगे, कालिदासेस, with the names ending in S, with the names ending in S। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं कालिदासेस पोइट्री, कालिदास की कविताएं, तो ये भी राइट है, ठीक है। इसका एक और तरीका लिख सकते हैं आप केवल लिखिए कालिदास, बोर्ड पर देखिए, केवल लिखिए कालिदास और कालिदास के बाहर कॉमा लगा दीजिए, तो इसका भी मतलब होता है कि कालिदास की पोइट्री की ही बात की जा रही है। बोलो, क्लियर है। अब इसी तरीके से मैंने लिख दिया राम्स, तो राम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम क्या कह सकते हैं, विद द नेम्स एंडिंग इन एस। रूल नंबर 3, विद द नेम्स एंडिंग इन एस। ऐसे नाम जो कि एस से एंड होते हैं, उसके साथ आप ये भी यूज कर सकते हैं एंड एस के बाहर कॉमा भी यूज कर सकते हैं, लिख दिया है मैंने। ये हुआ आपका रूल नंबर 3। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक और पॉइंट आता है नंबर 4, पजेसिव क्लेस, पजेसिव, रूल नंबर 4 है ये, पजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन। पजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन, पहले तो आप प्लूरल नाउन लिख लीजिए। मैंने लिख लिया बॉयज, मैंने लिख लिया मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब मुझे लिखना है लड़कों का हॉस्टल। अब हॉस्टल एक ही लड़के से मिलकर तो नहीं बनता है, तो लड़कों का हॉस्टल हो जाएगा, लड़कियों का स्कूल हो जाएगा, फ्रेंड्स हुआ। मान लीजिए मैंने लिखा आई विजिटेड अ बॉयज हॉस्टल टुडे। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, आई विजिटेड अ बॉयज हॉस्टल टुडे। अब आप देखो, मैं यहाँ पर ये बॉयज तो सिंगुलर हो गया, तो ये तो गलत हो गया। आप लड़कों के हॉस्टल गए थे ना, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, आप ऐसी कंडीशन में बॉयज, मैं नीचे लिख दे रही हूँ यहाँ पर, पहले तो आप लिखिए बॉयज, राइट। अब लड़कों का हॉस्टल, तो लड़कों के हॉस्टल के लिए बॉयज के बाहर अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये वाला बॉयज तो हो जाएगा इनकरेक्ट और ये वाला बॉयज हो जाएगा करेक्ट। यानी कि पजेसिव ऑफ प्लूरल नाउन कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिख दिया बॉयज लड़कों का हॉस्टल, ये करेक्ट है। इसी तरीके से मैंने लिख दिया लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल। इसी तरीके से मैंने लिख दिया टीचर्स, पहले टीचर्स का प्लूरल लिखा, बाद में मैंने बाहर कॉमा लगा दिया, तो टीचर्स लाइब्रेरी, टीचर की लाइब्रेरी। बहुत सारे टीचर्स हो गया ना, कि अध्यापकों की लाइब्रेरी, लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का स्कूल। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। एक बार ज़रा रिपीट कर देती हूँ मैं आपको सब कुछ।
देखिएगा, आज हमने शुरुआत की है केसेस से, राइट। केसेस से शुरुआत की है। 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पोजेसिव। जब सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए तो नॉमिनेटिव, जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाए तो एक्यूजेटिव। बात करेंगे पॉजेसिव केस की, इसका मतलब होता है अधिकार। पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है। पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन 2 तरीके से सिखाया गया है आपको, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके और ऑफ लगा करके। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ लिविंग बींग्स के लिए, ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग बींग्स के लिए। जैसे कि राम का ऑफिस, टेबल्स लेग गलत हो गया, मदर्स किचन गलत हो गया, रूम्स रूफ गलत हो गया, मदर्स किचन राइट हो गया, सॉरी ब्रदर्स डायरी राइट हो गया। फिर आपने देखा रूल्स, एक ही वाक्य में 2 बार अपोस्ट्रोफी एस नहीं आते, ये वाला क्वेश्चन गलत था जबकि नीचे वाला राइट था। फिर इसी तरीके से ब्रदर्स अंकल्स बिल्कुल गलत है जबकि नीचे वाला राइट है। फिर आपने इसका अपवादित केस देखा कि एक ही वाक्य में आपने इसका एक्सेप्शनल केस देखा कि एक ही वाक्य में डबल अपोस्ट्रोफी एस आते हैं जब कंजंक्शन एंड हो। इसकी भी 4 कंडीशंस आपको समझाई गई। फिर आपने रूल देखा, रूल नंबर 2, कुछ फिक्स फ्रेजेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है, या फिर आप कह लीजिए कि डिस्टेंस टाइम वेट वाली जितनी भी फ्रेजेस होंगी उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ना केवल ये, या फिर इनसे जुड़ी हुई जितनी भी फ्रेजेस आपको दिखाई देंगी जो कि डिस्टेंस टाइम या फिर वेट से जुड़ी हुई होगी, अपोस्ट्रोफी एस लेती हैं। फिर ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो हमने देखे। फिर हमने देखा कि ऐसे नाम जो ऑलरेडी एस से एंड होते हैं उनके साथ ये वाला रूल भी राइट है और ये वाला रूल भी राइट है, ठीक है। फिर उसकी चर्चा की। अब प्लूरल नाउन, प्लूरल यानी कि प्लूरल, बॉयज़ हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, इनका पॉजेसिव केस कैसे बनाया हमने, ये इनका पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पर ये हमने क्या बना दिया है, पॉजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन, पॉजेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन। ये चीज़ समझ लीजिए आप, ये चारों रूल बेहद इंपॉर्टेंट हैं, चारों रूल्स बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इसे तैयार करिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका केसेस। तो केसेस से ये 4 जुड़े हुए रूल्स हैं, इनको तैयार कर लीजिए। केसेस को हम प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, वहाँ अलग तरीका है, यहाँ पर अलग तरीका है। क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए बहुत सारे पूछते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन मुस्कुराते रहिए।